नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे नए साल के संकल्प या महीने भर के चैलेंज। हम्म। लेकिन कुछ हफ्तों बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। आज हम इसी चक्र को तोड़ने पर एक गहन पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लगभग अदृश्य मतलब परमाणु जैसे छोटे बदलाव मिलकर जिंदगी में बड़े और असाधारण नतीजे ला सकते हैं। और इसे समझने के लिए हम सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, हम एक कॉलेज छात्र रोहन की कहानी को भी साथ लेके चलेंगे। वो पढ़ाई में टालमटोल की आदत से बहुत जूझ रहा था। उसकी कहानी के जरिए हम देखेंगे कि ये विचार असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस विचार पर आते हैं जो इस पूरी किताब की एक तरह से नींव है, 1% का नियम। यानी अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो एक साल के अंत में वो लगभग 37 गुना बेहतर बन सकता है। सच कहूं तो जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो ये गणित अविश्वसनीय लगा। क्या ये सच में काम करता है या ये सिर्फ एक आकर्षक नारा है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग आप कह सकती हैं मात खा जाते हैं। गणित तो बिल्कुल सही है, ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के सिद्धांत पर ही काम करता है। लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक बाधा छिपी है। हमारा दिमाग हजारों सालों से तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए बना है। शिकार किया, खाना मिला। लेकिन 1% का नियम हमें उस इनाम को महीनों या सालों तक टालने के लिए कहता है। हाँ, जब आप पहले दिन जिम जाते हैं या 10 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं तो आईने में या अपनी जानकारी में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। बिल्कुल, और हमारा दिमाग कहता है इतनी मेहनत क्यों करें जब नतीजा शून्य है। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चुनौती है, धैर्य बनाए रखना जब कोई नतीजा ना दिख रहा हो। हाँ, और ये रोहन की कहानी से बिल्कुल जुड़ता है। उसके नोट्स के अनुसार वो हर सेमेस्टर की शुरुआत में सोचता था, इस बार रोज 4 घंटे पढ़ूंगा। वो एक बड़ा नाटकीय बदलाव चाहता था। मोटिवेशन हवा हो गया। उसे लगा मुझसे नहीं होगा। वो तत्काल परिणाम खोज रहा था। वो सफलता को एक सीधी रेखा में देख रहा था, जबकि असल में यह एक एक घुमावदार बढ़त है। शुरुआत में प्रगति इतनी धीमी होती है कि वो लगभग अदृश्य लगती है। इसे निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी कहा गया है। निराशा की घाटी? हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे आपकी उम्मीदों से बहुत नीचे हैं। जो लोग इस दौर में टिके रहते हैं, वही बाद में उस तेज उछाल का अनुभव करते हैं। रोहन की शुरुआती असफलता का कारण उसकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि उसकी रणनीति की गलती थी। अच्छा। उसने 1% के बजाय 100% बदलाव की कोशिश की, जो टिकाऊ नहीं था। ये तो समझ आया कि छोटे कदम क्यों जरूरी हैं, लेकिन ये आदतें चाहे छोटी हों या बड़ी, अच्छी हों या बुरी, हमारे दिमाग में आखिर बनती कैसे हैं? मुझे हमेशा लगता था कि आदतें बस बार बार कुछ करने से बनती हैं। क्या ये इतना ही सरल है, या हमारे दिमाग के अंदर कोई खास प्रक्रिया चल रही होती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। असल में हमारा दिमाग आलसी नहीं बल्कि बहुत कार्यकुशल है, मतलब एफिशिएंट। ये हर समय ऊर्जा बचाने के तरीके खोजता रहता है। आदतें बनाना दिमाग का ऑटो पायलट मोड बनाने का एक तरीका है, ताकि वो बार बार सोचे बिना काम कर सके। ऑटो पायलट मोड? हाँ, और ये ऑटो पायलट एक 4 चरणीय प्रक्रिया से बनता है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला है संकेत यानी क्यू, कोई भी ट्रिगर जो दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डालता है। जैसे रोहन के लिए उसकी मोटी मोटी किताबें या असाइनमेंट की डेडलाइन एक संकेत बन गई थी। सही। और उस संकेत से पैदा होती है दूसरी चीज, लालसा, क्रेविंग। और ये उस काम को करने की इच्छा नहीं है, बल्कि उस काम से मिलने वाले परिणाम की भविष्यवाणी। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब रोहन को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की लालसा नहीं थी। हाँ। उसे उस तनाव से बचने की लालसा थी जो पढ़ाई का संकेत पैदा कर रहा था। उसे एक मानसिक राहत चाहिए थी। अच्छा, तो वो राहत की लालसा थी। बिल्कुल। और उस लालसा को पूरा करने के लिए आता है तीसरा चरण, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। बिल्कुल। रोहन के मामले में फोन उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलना। हाँ, और अंत में चौथा चरण, पुरस्कार, रिवॉर्ड, यानी वो राहत, वो डोपामाइन का छोटा सा हिट जो उसे सोशल मीडिया से मिला। और यही पुरस्कार दिमाग को सिखाता है कि वाह, ये लूप काम करता है। अगली बार जब पढ़ाई का तनाव हो तो यही करना। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। और ये चक्र जितनी बार दोहराया जाता है, उतना ही मजबूत और स्वचालित होता जाता है।
कुछ समय बाद रोहन को ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। किताब का संकेत देखा, तनाव महसूस हुआ और हाथ अपने आप फोन की तरफ चला गया। तो ये एक अनजाने में बनी आदत थी जो उसकी ऊर्जा बचाने के लिए दिमाग ने बनाई थी, लेकिन अब वही उसके खिलाफ काम कर रही थी। हाँ, और इस लोप को समझे बिना आदत बदलना लगभग असंभव है। ठीक है, तो हमें अब ये पता है कि छोटी शुरुआत करनी है, और हमें ये भी पता है कि हमारे दिमाग में ये आदत का लूप कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। रोहन ने शायद पहले भी छोटी आदतें बनाने की कोशिश की होगी, जैसे रोज 15 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तो इस लूप को तोड़ना या बदलना सिर्फ जानने से तो नहीं होगा। यहीं पर किताब का अगला आइडिया आता है, जो मुझे सबसे शक्तिशाली और थोड़ा दार्शनिक भी लगा, कि हमें अपने लक्ष्यों पर नहीं, अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और ये आदत बदलने की पूरी प्रक्रिया को एक तरह से पलट देता है। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित, मतलब आउटकम बेस्ड आदतें बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उनका लक्ष्य होता है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। ये क्या पर केंद्रित है। किताब कहती है कि बदलाव के 3 स्तर हैं: परिणाम क्या, प्रक्रिया कैसे, और पहचान कौन। स्थायी बदलाव बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ होता है। अंदर से बाहर? हाँ, यानी पहचान से शुरू होता है। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी उलझन में डाल रही है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ खुद को समझाने का एक तरीका तो नहीं है? मेरा मतलब, मैं खुद को एक स्वस्थ इंसान कैसे मान लूं जब मैं रोज जंक फूड खाता हूं और कभी वर्जिश नहीं करता? मेरा दिमाग तो कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये बहुत ही जायज सवाल है। आप एक दिन में अपनी पहचान नहीं बदल सकते। किताब का तर्क है कि आपकी पहचान आपके सबूतों का एक संग्रह है। सबूतों का संग्रह? हाँ, अभी आपके पास अस्वस्थ व्यक्ति होने के ज्यादा सबूत हैं। नई पहचान बनाने के लिए आपको उसके पक्ष में छोटे छोटे वोट डालने होंगे। वोट? हाँ, जब आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चुनते हैं तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति होने के पक्ष में एक वोट है। जब आप फल का एक टुकड़ा खाते हैं, ये एक और वोट है। हर छोटी सी आदत उस नई पहचान को साबित करने का एक अवसर है। अच्छा, तो ये खुद को बेवकूफ बनाना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों से खुद को ये विश्वास दिलाना है कि आप बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो रोहन के मामले में लें, उसे ये सोचने के बजाय कि मुझे अच्छी ग्रेड लाने हैं, जो कि एक परिणाम है, उसे ये सोचना चाहिए था कि मैं एक अनुशासित और मेहनती छात्र हूं। ये पहचान है। एकदम सही। और फिर मैं उसका हर छोटा काम, जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट बन जाता है। जब उसने सिर्फ 10 मिनट के लिए भी पढ़ा, तो उसने खुद को ये सबूत दिया कि हाँ, मैं उस तरह का इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। हाँ, अब वो किसी बाहरी लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो बन रहा है जो वो बनना चाहता है। उसे प्रेरणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अनुशासित छात्र तो रोज पढ़ता ही है। ये तो उसकी पहचान का हिस्सा है। और आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और ये मुझे अगले बड़े विचार से जोड़ता है, जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। किताब कहती है, लक्ष्य भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करो। ये तो हर उस सलाह के खिलाफ जाता है जो हमें बचपन से दी गई है कि हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य बेकार हैं। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कुछ बड़ी समस्याएं हैं। जैसे कि? पहली, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर जीतता कोई एक है। सही बात है। तो फर्क लक्ष्य का नहीं, बल्कि तैयारी की प्रक्रिया यानी सिस्टम का होता है। दूसरी समस्या ये है कि लक्ष्य आपकी खुशी को भविष्य पर टाल देता है। आप सोचते हैं, जब मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। इसका मतलब है कि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान असफलता की स्थिति में रहते हैं। ये तो बहुत सही बात है। मैं नए साल पर जिम जाना शुरू करता हूं और लक्ष्य रखता हूं 6 महीने में 6 पैक एब्स। जब 1 महीने बाद भी नतीजे नहीं दिखते तो मैं दुखी और निराश हो जाता हूं। मैं प्रक्रिया का आनंद लेने के बजाय सिर्फ अंतिम परिणाम के बारे में सोच रहा होता हूं। वहीं पर सिस्टम काम आता है। लक्ष्य है परिणाम, सिस्टम है प्रक्रिया। लक्ष्य है छत साफ करना, सिस्टम है सीढ़ी। बिल्कुल, लक्ष्य है परीक्षा पास करना, सिस्टम है आपका पढ़ने का तरीका। जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप उन छोटी छोटी क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
और आप हर दिन की छोटी जीत का आनंद ले सकते हैं। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो परिणाम अपने आप मिलेंगे। आपको परिणामों के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो रोहन ने यही किया। उसका लक्ष्य था अच्छे ग्रेड लाना, लेकिन उसने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने एक सिस्टम बनाया। नोट्स के मुताबिक उसका सिस्टम बहुत सरल था। पहला, रोज शाम 7 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा। दूसरा, पढ़ने से पहले फोन दूसरे कमरे में रख दूंगा। और तीसरा, सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया नहीं बल्कि अपनी नोटबुक का एक पन्ना देखूंगा। हाँ, और ये सिस्टम बहुत शानदार है क्योंकि एक किताब के कई सिद्धांतों को एक साथ लाता है। सिर्फ 10 मिनट ने प्रतिक्रिया को बहुत आसान बना दिया। ये 1% का नियम है। हाँ, फोन दूसरे कमरे में रखना ने बुरी आदत के संकेत को ही हटा दिया। और रोज शाम 7 बजे ने एक स्पष्ट ट्रिगर बनाया। सही। उसने परिणाम की चिंता करना छोड़ दिया और सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि क्या मैं आज अपना सिस्टम निभा पाया। और अक्सर वो 10 मिनट अपने आप 20 या 30 मिनट में बदल जाते थे, क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। और नतीजा? 6 महीने बाद उसके ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार हुआ, और सिर्फ ग्रेड्स में ही नहीं, उसके आत्मविश्वास में भी। क्योंकि उसने निरंतरता पर ध्यान दिया, न कि प्रेरणा पर। उसने अपनी पहचान को भी बदला। वो अब वो छात्र नहीं था जो पढ़ने की कोशिश करता है, बल्कि वो एक अनुशासित छात्र बन गया था जो रोज पढ़ता है। उसकी सफलता उसके बड़े लक्ष्य के कारण नहीं, बल्कि उसके छोटे रोजमर्रा के सिस्टम के कारण थी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो ये एक सीधी साधी सेल्फ हेल्प गाइड से कहीं ज्यादा गहरी बात है। हम 1% के सरल गणित से शुरू हुए, लेकिन हम दिमाग के काम करने के तरीके, हमारी अपनी पहचान और लक्ष्यों के बारे में हमारी सोच पर सवाल उठाने तक पहुंच गए। बिल्कुल, सार यही है कि बदलाव एक बड़ी घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। पहला, छोटे, लगभग उबाऊ लगने वाले सुधारों की शक्ति को कम न समझें, क्योंकि समय के साथ वे असाधारण परिणाम देते हैं। दूसरा, अपनी आदतों को समझें, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। अगर आप इस लूप को नियंत्रित कर सकती हैं तो आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकती हैं। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, यह पूछना बंद करें कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, और यह पूछना शुरू करें कि मैं कौन बनना चाहता हूं। अपनी आदतों को अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में डाले गए वोटों की तरह देखें। और आखिरी, परिणामों के प्रति जुनूनी होना छोड़ दें और प्रक्रिया से प्यार करना सीखें। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करने का मौका दे। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाओ! आपका भविष्य इस बात से नहीं बनता कि आप एक दिन क्या बड़ा काम करेंगे, बल्कि इस बात से बनता है कि आप हर रोज क्या करते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की एक गहन पड़ताल समाप्त करते हैं। आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आपको अपनी पहचान के पक्ष में वोट डालने के लिए आज से सिर्फ 1-2 मिनट की आदत चुननी हो, ऐसी आदत जो इतनी छोटी हो कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना बनाया जा सके, तो वो आदत क्या होगी और वो किस बड़ी पहचान का सबूत बनेगी?